ओके, तो अभी टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट। डायरेक्टली पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो उसका पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक डेटा ऑन द कॉस्ट data and thereby help in making decision on policy, pricing policy, product mix, outsourcing, discontinuance of product, etc. ये ऑलरेडी हमने सब मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह में सीखा है। कॉस्ट शीट से प्राइसिंग वगैरह मिलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्राइसिंग मिलता है, प्रोडक्ट मिक्स जो की फैक्टर अपन सीखा वो प्रोडक्ट मिक्स था, आउटसोर्सिंग, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है। Cost audit identifies the inefficiencies and thereby helps in improving the productivity. तो ये inefficiencies को आइडेंटिफाई करेगा। एक्चुअली ये कॉस्ट का ही बेनिफिट है, यानी कि कॉस्टिंग का ही बेनिफिट अपन बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट नहीं करवा तो भी, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन किया तो भी ये बेनिफिट मिल सकता है। Cost audit help in ensuring the optimum utilization of limited resources. The benefit are extended to the customers. रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा तो इससे ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट से प्राइसिंग कम होगा, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट ऑडिट अप्रेजेस द कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट कंट्रोल बोला तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह जो बोलते हैं ना अपन, तो उससे अगर वेरिएंसेस क्रिएट हुआ है, ज्यादा कॉस्ट इंकर हो रहा है तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडिटेड कॉस्ट डेटा में फॉर्म द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अगर रिकॉर्ड ऑडिटेड है तो अपन उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर अनऑडिटेड डेटा यूज करके अगर स्टैंडर्ड सेट कर रहे, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजीज मटेरियल लगेगा, कितना आवर्स लगता है वगैरह, तो अगर ऑडिटेड अकाउंट्स रहेगा तो फिर ज्यादा ट्रस्टवर्थी वो डेटा रहेगा, तो स्टैंडर्ड प्रॉपरली सेट होगा। Government often decide on extending or abolishing the tariff protection based on the audited data on cost structure of the product. अब ये नॉर्मली क्या होता है कि कभी ऐसे होता है कि इंडिया में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है, और फॉरेन से इंपोर्ट हुआ तो वो कम कॉस्ट में आ रहा है। तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर टैरिफ डाल देते, इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटीज वगैरह डाल देते। तो ऑटोमेटिकली वो लोग का कॉस्ट जो है वो इंडिया की कॉस्ट जितना हो जाता है या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। तो इंडिया के सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट इसका रिपोर्ट हर साल सबमिट करना रहता है, तो गवर्नमेंट को हर साल का कॉस्टिंग का डेटा मिलता है। तो जब ये लोगों को पता चला कि नहीं अभी इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो ड्यूटी उन्होंने इम्पोज किया था प्रोटेक्शन देने के लिए, या तो ड्यूटी को कम करो या तो बंद कर दो, क्योंकि अभी इंडिया ही कैपेबल होगा कि कम कॉस्ट में वो मैन्युफैक्चर कर पाए। अभी फेयर कंपटीशन होने दो। आया समझ गए? चलो, अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन इंडिया, इसका सेक्शन नंबर दोनों को याद करना पड़ेगा, सेक्शन 148। उसके सभी सबसेक्शंस कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। ठीक है, तो सेक्शन 148 ये कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी करता है। तो ये क्या बोलते हैं देखो, सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 authorizes central government to make mandatory by order maintenance of cost record relating to utilization of material and labor and other items of cost as may be prescribed for certain class of companies. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो डिसाइड करे कि कौन से कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ऑडिट करवाना है क्या, वो पॉइंट नंबर 2 में आ रहा है। सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 also empowers central government to issue by order to make audit of cost record of the above mentioned companies mandatory. तो पहले तो तुम लोग को कंपनीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड ही बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड ही कंपलसरी नहीं है तो लोग को ऑडिट आएगा ही नहीं। कौन सा ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट। दूसरा कंपनी जो लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड कंपलसरी है,
लेकिन ऑडिट कंपलसरी नहीं। ठीक है, और तीसरा कंपनी जो लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट दोनों कंपलसरी। ठीक है, तो एक कंपनी जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड ही कंपलसरी नहीं, दूसरा कॉस्ट रिकॉर्ड कंपलसरी है, ऑडिट कंपलसरी नहीं, तीसरा रिकॉर्ड भी कंपलसरी है और ऑडिट भी कंपलसरी। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, सेक्शन 148 1 एंड 2 एम्पावर करता है। अब इसी के बेसिस पे एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 इश्यू किया। ठीक है, उसको आगे अमेंड किया गया, तो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट अमेंडमेंट रूल्स 2014 आए। ठीक है, और 2019 में वो वापस अमेंड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग ने ये रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनीज को दो सेगमेंट में डिवाइड किया, एक रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। तो ये जो रेगुलेशन है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014, इसने क्या किया है, कंपनीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में बड़े इंडस्ट्रीज, क्रुशियल इंपॉर्टेंस और इंडस्ट्रीज यहाँ पे उन्होंने कवर किया। अब इसमें जो पहला कंपनी है वो है टेलीकम्युनिकेशन। पहला वर्ड जितना मैं हाईलाइट कर रहा तो भी हाईलाइट करते जाओ, आगे का रीड नहीं करने का। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि इस पे एयरटेल जियो वगैरह सब कवर होगा। दूसरा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों कवर होगा। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स यानी मेडिसिन। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है, तो ये 6 इंडस्ट्रीज को रेगुलेटेड सेक्टर में कवर किया गया। टेलीकम्युनिकेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी याद रहना चाहिए, आगे का जितना वर्ड याद रहेगा, सभी याद रहेगा तो बेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो याद रहना ही चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो ये 6 कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में। अब ये रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ऐसा क्यों सेटअप किया गया? तो रेगुलेटेड का जो लिमिट है वो अलग है, नॉन रेगुलेटेड का लिमिट अलग। तो इसके लिए दो कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किए। लिमिट इन द सेंस किसको कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, उसका जो टर्नओवर वगैरह का लिमिट दिया है वो लोग ने अलग अलग दिया। हाँ, समझ में? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का टेबल देखो, कितना आइटम्स है? हाँ, अगर तुम लोग को याद करना है तो बाकी का सब्जेक्ट छोड़ देने का, सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ के जाने का। ठीक है, तो रेगुलेटेड का 6 याद करने का, उसको छोड़ के बाकी सब नॉन रेगुलेटेड में कुछ याद करने का नहीं। ठीक है, अभी कॉस्ट रिकॉर्ड किसका एप्लीकेबल होगा? ठीक है, वो अपन कवर कर रहे हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर वगैरह भी याद करने की कोशिश करो। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, रूल नंबर 3। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, चार्ट जो दिया ना, डायग्राम, वो देखो। डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंपनी दोनों का एप्लीकेबल है, लिस्टेड इन टेबल टू रूल 3। रूल 3 का टेबल यानी कि रेगुलेटेड का टेबल, नॉन रेगुलेटेड का टेबल। एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दोनों कवर होगा, गुड्स और सर्विसेज।
अगर उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में वो लोग का टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो जो नीचे डायग्राम दिया है ना, वो डायग्राम का आगे कंटिन्यू करो। इफ टर्नओवर is exceeding 35 crore in immediately preceding previous year, immediately preceding financial year, so cost record will be applicable. From current year. ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में 35 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर गया तो ये साल से कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा। यानी अगर मेरा ये साल का सपोज जुलाई महीने में 35 करोड़ एक्सीड हो गया तो ये साल में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, अगले साल से एप्लीकेबल। समझा? ऊपर एक लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे कंपनी का डेफिनेशन में कौन सा आएगा? दिस कंपनी शैल ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन कंपनी बट एक्सक्लूडिंग कंपनी क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज as per the turnover criteria provided under micro small and medium enterprise development act 2006। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी जो लिखा ना चार्ट में, उसके आगे लिख दो एक्सक्लूडिंग माइक्रो एंड स्मॉल कंपनी। एक्सक्लूडिंग माइक्रो एंड स्मॉल कंपनी। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाने को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जो टर्नओवर का लिमिट बोला ना, वो टर्नओवर रहेगा टोटल टर्नओवर, दैट इज रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड। अगर कोई कंपनी है जो रेगुलेटेड में काम कर रहा है और उसका एक ही प्रोडक्ट है रेगुलेटेड, ठीक है, तो उसका रेगुलेटेड का टर्नओवर। अगर कोई कंपनी नॉन रेगुलेटेड में है तो उसका सिर्फ नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट का टर्नओवर। लेकिन कोई कंपनी ऐसा है जिसका मल्टीपल बिजनेस, एक बिजनेस का पार्ट रेगुलेटेड में कवर हो रहा है और दूसरा पार्ट नॉन रेगुलेटेड में कवर हो रहा है, तो उसका टोटल टर्नओवर रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड दोनों मिला के 35 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल। दोनों मिला के, तो सिर्फ रेगुलेटेड का, सिर्फ नॉन रेगुलेटेड का ऐसे नहीं, ओवरऑल टर्नओवर बोला है। ठीक है, ऊपर लिखा भी है देखो, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि रेगुलेटेड का प्रोडक्ट प्लस नॉन रेगुलेटेड का प्रोडक्ट दोनों मिला के 35 करोड़ से ऊपर अगर गया तो उसको ऑडिट एप्लीकेबल, सॉरी रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाए। समझ में आया? समझा ना? तो कॉस्ट रिकॉर्ड बहुत सिंपल है, 35 करोड़ फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट वेदर इट इज रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड इन द प्रीवियस ईयर, so that audit will, sorry, record will be applicable from the current financial year. But this company excludes micro enterprise and small enterprise, they are excluded from the limit of this turnover, तो वो लोग को ये applicable नहीं होगा।
चलो अभी कॉस्ट ऑडिट किसको एप्लीकेबल होगा? नेक्स्ट पेज पे चार्ट पे आ जाओ। कॉस्ट ऑडिट किसको एप्लीकेबल होगा? तो ये क्या बोलता है देखो, सबसे पहले तुम लोग का कंपनी रेगुलेटेड में है या नॉन रेगुलेटेड में है, पहले ये चेक करो। अगर रेगुलेटेड में है तो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड और ऑडिट, सॉरी, कॉस्ट रिकॉर्ड का रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड के लिए लिमिट सेम है, ऑडिट का लिमिट अलग अलग है। तो अगर तुम लोग का कंपनी रेगुलेटेड में है तो उसमें पहला लिमिट तुम लोग का ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, ओवरऑल बोला तो टोटल, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा का है, मोर देन 50 करोड़, ठीक है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज मोर देन 25 करोड़, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। अगर कंपनी के ए बी सी तीन फिनिश गुड्स है, ठीक है, तीनों का मिला के सपोज इसका 20 करोड़ है, इसका 20 करोड़ है, इसका 15 करोड़ है, टोटल मिला के 55 करोड़ हुआ। पहला लिमिट क्रॉस कर लिया, लेकिन दूसरा लिमिट क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट एबीसी में से कोई भी एक, अगर उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर गया तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल। तो ये वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब दूसरा केस देखो, अगर ए का 30 है, इसका 20 है और इसका 20 है, ठीक है, तो टोटल 70 हुआ, तो ओवरऑल भी फुलफिल हुआ और इंडिविजुअल भी फुलफिल हुआ, तो इसको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल फुलफिल हुआ है लेकिन इंडिविजुअल फुलफिल नहीं हुआ, समझा? जब ये दोनों फुलफिल होगा तभी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। अभी इसमें एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस क्या है, चार्ट के दूसरे पार्ट में आ जाओ। वो क्या बोल रहा है कि रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट अगर 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो रूल फॉर शेल नॉट अप्लाई, रूल फॉर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये रूल 4 है जो अपन सीख रहे हैं, वो रूल 4 है, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं होगा, ओनली रूल 3 विल बी अप्लाई। पता चला? ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे ये जो एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल में सपोज सेकेंड एग्जांपल लो, सेकेंड एग्जांपल में 30 करोड़ में से सपोज 25 करोड़ एक्सपोर्ट से है, 20 करोड़ में से 15 करोड़ एक्सपोर्ट से है, 20 करोड़ में से सपोज 12 या 17 करोड़ एक्सपोर्ट से है, तो टोटल सब मिला के कितना होगा? 40, 57 करोड़ उसका एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो 57 करोड़ बोला तो कितना परसेंट हुआ? 70 का 75% निकाला, 54, 54 करोड़ से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट से आ रहा है तो ये रूल फॉर एप्लीकेबल नहीं, तो ये केस पे इसको एप्लीकेबल नहीं होगा इवन दो इसका लिमिट क्रॉस हो। 75 से कम रहना चाहिए, एक्सपोर्ट 75% से कम होना चाहिए, समझा? अगर एक्सपोर्ट 75 या फिर उससे ज्यादा है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं। ज्यादा रहेगा तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड। हाँ, कॉस्ट रिकॉर्ड क्यों रहेगा? क्योंकि 50 करोड़ और 25 करोड़, तो ऑटोमेटिकली 50 करोड़ बोला तो 35 करोड़ से ज्यादा ही हो गया, 35 करोड़ ही बोला तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, सिर्फ ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, समझा?
और तीसरा पॉइंट कि अगर वो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो लगा तो मेजोरिटी अराउंड 100% उसका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ही होता है। ठीक है, तो एसईजेड में रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्प्ट है। पता चला? ठीक है। अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या करना है? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में सिर्फ पहला जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, 50 करोड़ के जगह पे 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और 25 करोड़ के जगह पे 35 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 100 करोड़ और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 35 करोड़। बाकी 75% वाला लिमिट और एसईजेड वाला लिमिट वो सेम है, उस पर कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो 50 का 100 डबल, लेकिन 25 का डबल नहीं हो रहा है, 25 का 35 हो रहा है। समझा? 50 का 100 हो रहा है और 25 का 35 हो रहा है। बाकी 75% लिमिट और एसईजेड वाला लिमिट सेम है। 75% से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, एसईजेड में ऑपरेट हो रहा है नॉट एप्लीकेबल। हाँ, रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं। समझा? चलो अभी रूल 3 क्या था? रूल 4 क्या था? अभी रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर कंपनी जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो गया उसको हर यूनिट इंक्लूडिंग ब्रांचेस के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो आएगा फॉर्म नंबर CRA 1 में। ठीक है, CRA 1 वहां पे ए से स्टार्ट हो रहा था, अकाउंट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट। यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा, कॉस्ट, CRA 1। ये CRA 1 में वो लोग ने लिस्ट दिया हुआ है कि तुम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो सब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सबसे रिलेटेड तुम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और वो सभी का सब नंबर्स भी दिया हुआ है। लेकिन लकीली तुम लोग का अभी इंटर लेवल पे वो सब दिया हुआ नहीं है। फाइनल में पूरा एक सब्जेक्ट है कॉस्ट ऑडिट का, और उसमें तुम लोग को डिटेल भी आएगा कि CRA 1 में क्या क्या बनाना है। उसपे इंटरनल हर एक का फॉर्म भी है, तो वो फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है वो सब भी तुम लोग को सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, अभी तुम लोग को सिर्फ उसका CRA 1 का नाम, कि कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 के हिसाब से अपने को मेंटेन करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना है। यानी कि ऐसे नहीं कि साल में एक बार कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाओ और पूरे साल का एंट्री एक ही साथ समरी में पास करवाओ, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेली बेसिस पे होता है, डेली अपन जर्नल लेजर वगैरह बनाते हैं, वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड भी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, इस पे दोनों को पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन यानी कि प्रॉफिट, ये दोनों को फैसिलिटेट होना चाहिए। दोनों को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट भी करना है। समझ में आया? तुम लोग को इसके साथ साथ जस्ट जो कॉस्ट शीट का एलिमेंट है वो तो तुम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है, उसके साथ साथ यूटिलिटीज वगैरह जो रहेगा, जैसे पावर सप्लाई वगैरह, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो सब का भी तुम लोग को रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना है, ताकि ऑप्टिमम इकोनॉमीज क्रिएट हो इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट का टारगेट ऐसा है कि ये जो कंपनीज है, जो लोग ये हेवी कंपनीज जो है, ये लोग को कॉस्ट बनेगा उतना कम करना है। क्यों कम करना है? ताकि ग्लोबल लेवल पे अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े
इंडिया में जो फॉरेन के प्लेयर्स आके इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को लॉस करवा रहे, उस पे अपन कंपटीशन में टिक पाए और उसके साथ साथ अपना खुद का एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो गवर्नमेंट को डेटा चाहिए। वो डेटा कहाँ से आएगा? तो लोग जो ऑडिट करेंगे, वो ऑडिट का रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होता है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को जाता है, वैसे जो कॉस्ट ऑडिट है उसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, शेयर होल्डर को नहीं जाता है। ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। अपनी कंपनी का कॉस्टिंग कितना है अगर ये कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया तो लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। वो लोग भाव गिरा देंगे, कितना गिराएंगे? अपने कॉस्ट के नीचे लेके आए। अपन अपने कॉस्ट से नीचे तो बेच ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली अपन मार्केट से आउट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाकी लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। तो इवन शेयर होल्डर्स को भी कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट नहीं भेजा जाता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सबमिट करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक विंग्स है, वो लोग ये रिपोर्ट्स का यूज करके अपने इंडिया लेवल पे ओवरऑल इंडस्ट्री का कॉस्टिंग कितना है वो सब वो लोग डिसाइड करेंगे और वो लोग यूज करेंगे आगे और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते। और नेक्स्ट ईयर का जब ये बजट आएगा तब ये बजट में क्या क्या नए प्लान्स पॉलिसीज लेके आना है ताकि ये लोग का कॉस्ट कम हो, वो सब वो लोग उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करते। आया समझ में? चलो अभी रूल 6, नेक्स्ट पेज पे, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। सेक्शन 148 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, वो ये रिपोर्ट सॉरी ऑडिट कर सकता है और रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है? तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट है, तुम लोग के इंस्टीट्यूट का एक्ट। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट है। उसमें बोला गया है कि जो बंदे ने फाइनल एग्जाम पास किया और इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लिया और सीओपी लिया, वो एलिजिबल है कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से काम करने। तो इसमें भी प्रैक्टिसिंग मेंबर चाहिए। जो जॉब में है वो इंडिपेंडेंस फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उसको कॉस्ट ऑडिट करना अलाउड नहीं है। तो दोनों को सी में बनने के बाद इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जॉब नहीं करना है, फुल टाइम प्रैक्टिस करना है, सीओपी के लिए अप्लाई करना है। सीओपी मिलने के बाद में दोनों को ऑडिट का असाइनमेंट ले सकते। अगर जॉब कर रहे हो कहीं पे भी तो दोनों को सीओपी नहीं मिलेगा। समझा? तो दोनों के पास दो अल्टरनेटिव आएगा, या तो जॉब में जाओ तो प्रैक्टिस मत करो, या तो प्रैक्टिस करो तो जॉब में मत जाओ। ठीक है? चलो अभी पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है देखो, रूल 6 का प्रोविजन वो लोग बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, द कैटेगरी ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन रूल 3 एंड थ्रेशोल्ड लिमिट लेड डाउन अंडर रूल 4 shall within 180 days of the commencement of every financial year appoint the cost auditor। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट लाइन, यानी कि जो भी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो गया वो कंपनीज 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? कंपनी अपॉइंट करेगा, यानी कि डायरेक्टर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड अ रिटन कंसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम, ठीक है, और इट शैल बी ऑब्टेन्ड। जैसे स्टैट ऑडिट का था वैसे इस पे भी उससे लिखवा लो कि तू डिसक्वालिफाइड नहीं है, तेरा जो लिमिट है ऑन नंबर ऑफ ऑडिट वगैरह फुलफिल हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल सबमिट द सर्टिफिकेट दैट, सर्टिफिकेट क्या सबमिट करेगा वो कंपनी को? द इंडिविजुअल और फर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। वो एलिजिबल है और वो डिसक्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेक्शन 141 का जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह था वो सेम इसको भी एप्लीकेबल हो। तो इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इसको भी अप्लाई होता है। द इंडिविजुअल ऑफ फर्म इज द केस पे बी satisfies the criteria under 141 of the act so far as may be applicable।
यानी कि 141 का जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का है वो सब एप्लीकेबल होगा। द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेट डाउन बाय द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, यानी कि 20 ऑडिट इसको भी एप्लीकेबल होगा। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉस्ट ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर of the audit firm pending with respect to the professional matter or matter of conduct as disclosed in the certificate is true and correct। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या कोई फ्रॉड वगैरह मैटर्स में उसका इन्वॉल्वमेंट के लिए उसके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट में ये लिखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट का जजमेंट आया नहीं है, तो अभी तक मैं गिल्टी हूँ ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, फिर भी आप मुझे अपॉइंट करना चाहते हो तो अपॉइंट करो, क्योंकि कंपनी को अंधेरे में नहीं रखने का। इसके ऊपर केस चल रहा है, रिजल्ट आया नहीं है, तो कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो कंपनी को बता के रखो कि तुमने मुझे अपॉइंट कर रहे हो लेकिन मेरे पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है। हाँ, समझ गए? चलो, पॉइंट नंबर 2। Every company referred to under sub-rule 1 shall inform the cost auditor concerned office or its appointment as such and file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days from the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier, through electronic mode in CRA 2 along with fees as may be specified। तो अभी देखो वो क्या बोल रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर? 180 डेज, 180 दिन। 180 दिन कहाँ से? फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 जून आएगा, 6 महीना, 180 दिन यानी कि 6 महीना, 30 जून। तो 30 जून से पहले, सॉरी 30 सितंबर से पहले वो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 जून को ही अपॉइंटमेंट कर दिया, 1 जून को, तो 1 जून से 30 दिन के अंदर CRA 2 सबमिट करो सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1 जून से 30 दिन यानी कि 30 जून। ठीक है, लेकिन अगर सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 सितंबर को अपॉइंटमेंट किया, तो 15 सितंबर से 30 दिन वो होगा 15 अक्टूबर, लेकिन 15 अक्टूबर नहीं चलेगा। लास्ट डेट CRA 2 सबमिट करने का 30 जून, 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो 30 दिन जब भी कंप्लीट हो रहा है और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तब तक CRA 2 सबमिट कर। पता चला? ठीक है, तो पहले वाले केस पे क्या हुआ, 30 जून आ रहा था और 30 सितंबर लास्ट डेट है, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर बोला तो 30 जून। लिखा सितंबर होगा, समझ में आया? 30 जून और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 30 जून। दूसरे वाले केस में 15 अक्टूबर और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 30 सितंबर। 15 अक्टूबर तक टाइम नहीं मिलेगा। अगर एग्जैक्टली 30 सितंबर को ही अपॉइंटमेंट किया, लास्ट डेट अभी जो आगे कि नहीं आज अपॉइंट नहीं किया तो गए काम से। ठीक है, तो 30 सितंबर को एक कॉस्ट ऑडिटर ढूंढा,
उसको इन्फॉर्म किया तुझे अपॉइंट कर रहे, रिजोल्यूशन अब भी पास कर रहे, पास किया, उसको ईमेल कर दिया, ठीक है, उसका अप्रूवल भी आ गया, आज के आज ही सब कुछ अपॉइंटमेंट हो गया, तो 30 सितंबर को ही CRA 2 भी सबमिट करना पड़ेगा, वही दिन, समझा? CRA 1 क्या था? कौन कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो CRA 1 में दिया हुआ। CRA 2 में ये कंपनी सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ये बंदे को कॉस्ट ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट किया है। ऑडिटर सबमिट नहीं करेगा, कंपनी सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, पता चला? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एवरी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड as such shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of financial year or till he submit the cost audit report for the financial year for which he has been appointed। तो कब तक ऑडिटर बना हुआ रहेगा? AGM से AGM का पॉइंट यहाँ पे नहीं है, 180 दिन के अंदर उसको अपॉइंट करना है। अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स। अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर CRA 2 सबमिट करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर 180 डेज के अंदर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होगा या तो इसे कोई भी अपॉइंट करेंगे, तो जब तक दूसरा अपॉइंट नहीं होता है तब तक ये ऑडिटर बना हुआ रहे। लेकिन अगर उसने 180 डेज से पहले ही अगर अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो उसका काम खत्म हो गया, बाद में उसका ऑडिटर बन के कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसे 1 सितंबर को ही अपना ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को सबमिट कर दिया तो उसका काम खत्म, उसको ऑडिट करने को बुलाया था, ऑडिट किया, रिपोर्ट दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। 1 सितंबर को वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो, तो 30 सितंबर तक वो कंटिन्यू नहीं करे। लेकिन अगर उसे ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर को सबमिट किया तो 30 सितंबर तक वो ऑडिटर है। अगर उसे ऑडिट रिपोर्ट 15 अक्टूबर को सबमिट किया तो 30 सितंबर तक वो ऑडिटर है, 15 अक्टूबर तक नहीं, क्योंकि 30 सितंबर तक दूसरा ऑडिटर आ जाएगा, 180 डेज हो गया ना, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, समझा? तो अगले साल 180 डेज और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक वो ऑडिटर है, समझा क्या? अपॉइंटमेंट टिल 180 डेज इन नेक्स्ट ईयर और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक वो ऑडिटर रहेगा। क्लियर है? चलो आगे क्या बता रहे हैं। However, the cost auditor appointed under this rule may be removed from his office before expiry of his term through board resolution after giving reasonable opportunity of being heard to the cost auditor and recording the reason for such removal in writing। स्टैट्यूटरी ऑर्डर को निकालने का काम बहुत लंबा चौड़ा होता है कि पहले बोर्ड मीटिंग होगा, रिजोल्यूशन पास करेंगे, 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, कितने टाइम में, वो टाइम लिमिट दिया नहीं, उसका अप्रूवल आएगा, उसके अंदर उसके 2 महीने के अंदर मीटिंग होगा, किसका? शेयर होल्डर्स का, और वो लोग शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे तभी जाके ऑडिटर को रिमूव किया जाए। यहाँ पे वो लोग ने ऐसा पॉइंट बोला नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करेंगे, रीजन लिखेंगे कि हम लोग इसको क्यों निकाल रहे, बस, और वो निकल जाए। शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। नेक्स्ट, provided further that CRA 2 to be filled with the central government for intimating the appointment of another cost auditor shall be enclosed the relevant board resolution to the effect। जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा उसके लिए CRA 2 जो सबमिट करोगे
उसमें प्रीवियस ऑडिटर को क्यों निकाला उसका रीजन भी सबमिट करो, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन अंडर सबसेक्शन सब रूल शेल प्रेजुडिस द राइट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी। वो खुद भी रिजाइन कर सकता है, यानी कि डायरेक्टर ने बोला कि मैं तुझे निकाल रहे, तो बोले, तुम लोग क्या निकालोगे, मैं खुद ही रिजाइन कर, उसे रिजाइन कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। Any casual vacancy in the office of cost auditor, whether due to resignation, death, or removal, shall be filled by board of directors within 30 days of occurrence of such vacancy. And company shall inform the central government in CRA 2 within 30 days of such appointment of cost auditor. ठीक है, तो अगर कैजुअल वैकेंसी आया तो वहां पे ऐसा था कि तुम लोग को रेजिग्नेशन के केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना, ठीक है। बाकी केसेस में डायरेक्टर खुद अपॉइंट करे, यहाँ पे डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही नया बंदा अपॉइंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर CRA टू सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करो और वहां पे बताओ कि नया बंदा अपॉइंट हुआ है, क्यों अपॉइंट हुआ, क्योंकि प्रीवियस वाला अगर डेथ हुआ, रिजाइन किया, रिमूव, और रिजाइन और रिमूवल का रीजन डायरेक्टर्स को CRA 2 में देना पड़ेगा, ठीक है। The cost statement, including other statement, to be annexed to the cost audit report, shall be approved by board of directors before they are signed on behalf of directors by any of the director authorized by the board for submission to the cost auditor to report thereon. तो पहले जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, कॉस्ट रिकॉर्ड है, ये बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है, कॉस्ट ऑडिटर का नहीं। तो पहले ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे, वो लोग उसे अप्रूव करेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग में। बाद में कॉस्ट ऑडिटर को बोलेंगे कि अभी तो ऑडिट स्टार्ट कर। जब तक डायरेक्टर्स ने वो रिकॉर्ड के ऊपर साइन नहीं किया है, ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, 31 मार्च को ईयर एंड होगा, ईयर एंड होने के बाद में सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइनलाइज किया जाए, जिसको 15-20 दिन का टाइम मिनिमम लगता है। उसके बाद में बोर्ड मीटिंग होता है, वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अप्रूवल दे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अप्रूवल देने के बाद में ऑडिटर आता है, कौन सा, स्टैट्यूटरी, वो ऑडिट करता है, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी को। वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में डायरेक्टर्स का वापस एक मीटिंग होता है जहां पे लोग अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं। वो अप्रूवल के बाद में कॉस्ट ऑडिटर को बुलाया जाता है, बोलते कि देख हमारा अकाउंट्स भी अप्रूव हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुका है, अभी तू तेरा कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट कर। वो कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करता है, ठीक है। वो अपना रिपोर्ट कंपनी को सबमिट करता है, कंपनी वो रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है, और ये सब काम होते होते सितंबर आ जाता है। और सितंबर में 30 सितंबर से पहले कंपनी का AGM होना चाहिए, तो AGM से पहले ये सब काम खत्म होना चाहिए। तो हर एक को टाइम लिमिट है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 45 दिन 50 दिन लगा दिया ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, तो कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट दे ही नहीं पाएगा टाइम। तो इसके लिए स्टैट्यूटरी के ऊपर प्रेशर रहता है कि तू तेरा काम खत्म कर तो कॉस्ट वाला है, कॉस्ट वाला तब तक नहीं आएगा जब तक स्टैट्यूटरी का काम खत्म नहीं है। समझा। और इसके बाद में टैक्स ऑडिट होता है, और उसका अक्टूबर नवंबर में जैसे उसका प्रोविजन है कंपनीज एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट का, उसका रिटर्न फाइलिंग अपलोड हो। तो ये सब होने के बाद में टैक्स ऑडिट स्टार्ट हो। तो पूरा 6-7 महीना इसी में चला जाता है। थोड़ा सा रिलीफ लेंगे तब तो ईयर एंड हो जाता है, अगला साल प्रोसेस वापस स्टार्ट हो गए। और सेबी के हिसाब से क्वार्टरली अकाउंट्स तो बनाना ही है, तो जब ये सब एनुअल अकाउंट्स का काम चल रहा है, तभी जून में वापस क्वार्टरली अकाउंट्स आ जाएगा। और हमने एक टाइप सीखा, लिमिटेड रिव्यू ऑडिट। तो ऑडिटर को लिमिटेड रिव्यू ऑडिट करना पड़ेगा। सितंबर में दूसरा क्वार्टर आएगा, तब AGM भी रहेगा, बहुत झमेला है। और AGM के 1 महीने के अंदर डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो अक्टूबर में डिविडेंड पे करने का टाइम आएगा, तब तक वो सेकंड क्वार्टर का अकाउंट चालू रहेगा। उसके बाद में सेकंड क्वार्टर का अप्रूवल लेने के लिए बोर्ड मीटिंग अरेंज करना है। वो बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वो 1 महीने के अंदर पे करना है। यानी कि अकाउंटेंट पूरा साल बेचारा फाइल्स के अंदर दबा हुआ ही रहता है।
चलो आगे पॉइंट 5 दिया है नेक्स्ट पेज पे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जो भी 141 में दिया हुआ डिस्क्वालिफिकेशन वो इसको भी एप्लीकेबल है। ठीक है, रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, शेयर होल्डर उसको सब्सिक्वेंटली रेटिफाई कर सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं। डायरेक्टर्स पहले डिसाइड करेंगे ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ठीक है। बाद में शेयर होल्डर का फाइनली एजीएम में अप्रूवल ले लिया जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का था सेक्शन 148 में, वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज इसका भी एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग इंटीमेशन ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम, वो इसको भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पॉइंट नंबर ए 148(5) में इसका रूल्स दिया गया है। पॉइंट नंबर ए, every cost auditor who conduct the audit of cost records of a company shall submit the report of cost audit along with his reservation and observations or qualifications or suggestion if any in form number CRA 3। CRA 1 क्या था, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। CRA 2 कौन किसको देगा, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। CRA 3 में ऑडिटर कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। CRA 3 के फॉर्मेट में ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, CRA तुम लोग को याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। चलो, the cost auditor shall forward his duly signed report to the board of directors of the company within a period of 180 days from the closure of the financial year to which the report relate, and directors shall consider and examine such report, particularly any reservation or qualification content there। तो वो 180 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 सितंबर से पहले उसको अपना रिपोर्ट डायरेक्टर्स को देना पड़े। डायरेक्टर मीटिंग बुलाएंगे, वो मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट जो दिया है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली अगर उस पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखा है तो उसका जस्टिफिकेशन डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा, और वो जस्टिफिकेशन वाला रिपोर्ट वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करें। पहले ऑडिटर कंपनी को देगा, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगा। कौन से फॉर्म में देगा, तो CRA 3 में देगा। बाद में डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, वो लोग उस पर जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर अपना खुद का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अगर नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखा तो कुछ जरूरत नहीं है, जो ऑडिट रिपोर्ट आया वही डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉइंट है उसमें तो वो नेगेटिव पॉइंट के ऊपर डायरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है वो ऐड किया जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना कंपलसरी है, चाहे नेगेटिव पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है, दोनों केस। ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉइंट लिखा तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा तो भी ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझा? आगे क्या बोला है, द कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट furnish the central government with such report along with the full information and explanation on every reservation or qualification contained therein in form number CRA 4 in extendable business reporting language, XBRL करके बोलते हैं। ई लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन एक्स अपन बोलते हैं, XBRL फॉर्मेट में ये फाइल किया जाएगा। ठीक है, इन CRA 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा, और इसमें फुल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देना कंपलसरी है कि ऑडिटर ने जो नेगेटिव रिमार्क दिया है उसके ऊपर डायरेक्टर्स का क्या बोलना है। पता चला? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी which are not which have got extension of time holding AGM under Companies Act 2013 में फाइल CRA 4 within the resultant extended time period of filing of financial statement under section 137 of Companies Act 2013। अगर कोई भी रीजन से अगर AGM डिले हुआ है तो लोग को ROC का परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग को AGM डिले कंडक्ट करने को अलाउ करो। अगर ROC ने परमिशन दिया तो केस पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा।
If the central government is of the opinion that any further information or explanation is necessary, it may call for such information or explanation, and the company shall furnish the same within such time as will be specified by that government. ठीक है, रिलेवेंट फॉर्म्स नीचे दिया हुआ है समरी के फॉर्म में. चलो ये जूम पे देखो जरा. सबसे पहले जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कितने में? विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर विद इन 30 days सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा. कौन से फॉर्म में? कोड. और ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में देगा? CRA 3. ठीक है, 3 है ना? तो CRA 3 में ये रिपोर्ट सबमिट करेगा डायरेक्टर्स को. डायरेक्टर स्पेशली जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसका एक्सप्लेनेशन ये रिपोर्ट में ऐड करेगा, और ये रिपोर्ट ओरिजिनल फॉर्म में प्लस वो का खुद का एक्सप्लेनेशन ये विद इन 30 days CRA 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपलोड करे. समझ में आया? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कितने दिन के अंदर? विद इन 180 days. कौन करेगा? ठीक है, अपॉइंट होने के बाद कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है? इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, कौन से फॉर्म में? CRA 2. ठीक है, रिकॉर्ड्स कौन कौन सा बनाना है? जो CRA 1 में लिखा है, जो CRA 1 के लिस्ट में कवर होता है वो रिकॉर्ड बनाना है. कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगा, कंपनी. पता चला? फाइनल प्रोविजन भी देख लो. डिफॉल्ट किसने किया? तो ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी शुड बी पनिशेबल विद फाइन बिटवीन 25,000 to 5 lakh. And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine up to 10 to 1 lakh. ठीक है, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया या तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उस अपना रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन इन लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट नहीं किया. ठीक है, कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं किया, ऐसा कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी को पेनल्टी जाएगा 25,000 से लेके 5 लाख तक. और जो ऑफिसर है, ऑफिसर के डेफिनेशन में कंपनी का
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेन एक्टिव मेंबर्स है वो लोग काउंट होते हैं, डायरेक्टर्स काउंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी काउंट होता है, सीए काउंट होता है, ठीक है, एमडी सीईओ काउंट होगा। तो ये लोग यहाँ पे डेफिनेशन में कवर होते हैं। वो लोग भी पर्सनली 1 साल तक जेल में जा सकते हैं, और वो लोग को भी पर्सनली 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन आ सकता है। और कंपनी को जो पेनल्टी आएगा फाइन वो तो अलग है ही, 25,000 से लेके 5 लाख, ठीक है। जो कॉस्ट ऑडिटर अगर वो डिफॉल्ट में है तो सेक्शन 147 जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पेनल्टीज एप्लीकेबल था वो इसको भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसमें सब आएगा कि अगर प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दिया वगैरह, तो सब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एप्लीकेबल था वो इसको भी एप्लीकेबल कर देगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दिया है, उसमें जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का था वही सिमिलर पॉइंट्स है कि उसको बताना है कि उसको जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो उसको मिला कि नहीं, ठीक है। उसके ओपिनियन में प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके ओपिनियन के हिसाब से प्रॉपर रिटर्न्स, जो एडिक्वेट रिटर्न्स वगैरह है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स बनाने के लिए, वो प्रॉपर उसको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। उसके ओपिनियन के हिसाब से उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके बेसिस पे उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो कंपनी वालों ने दिया कि नहीं, ठीक है। उसके ओपिनियन के हिसाब से कंपनी का एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट है कि नहीं, ठीक है। उसके ओपिनियन के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे कि नहीं, लेकिन उसको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलना है, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड का, जिसपे मेन आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसको यूनिट वाइज, प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज ऑडिट रिपोर्ट का डिटेल्स देना है।